हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स की। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि फॉर्मल लेटर्स एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा फॉर्मल लेटर्स। बच्चों, फॉर्मल लेटर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। 9 से 12 तक में एक क्वेश्चंस लेटर के ज़रूर आते हैं, समटाइम्स फॉर्मल आते हैं, समटाइम्स इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, परंतु 12th में और 11th में तो दोनों ही लेटर बिल्कुल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही आते हैं एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यदि हमने लेटर्स के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से नहीं समझा तो हमसे गलतियाँ हो सकती हैं और एग्ज़ाम में हमारे जो है नंबर बहुत ज़्यादा मिसिंग हो सकते हैं। हम अच्छे जो नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं उसमें भी हमारी जो है गलती के कारण हमारे नंबर कम हो सकते हैं। तो बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हमें फॉर्मल लेटर्स में किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसका प्रारूप कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉर्मल लेटर्स जो है इस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा ओवरऑल पेज है। ओवरऑल पेज में हमारा जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होना चाहिए एक फॉर्मल लेटर्स का वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये सपोज करिए ये जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स तैयार किया है, ये आपका एक पेज कवर कर रहा है और अगर ये आपने एक पेज पर अपने लेटर को तैयार किया है तो उसका ओवरऑल लुक कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। अब रही बात, यदि हम फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट में हमें यानी कि प्रारूप हमारा किस प्रकार से होना चाहिए और ये मैक्सिमम 6 मार्क्स के लेटर कंटेंट बनते हैं। और यदि फॉर्मल आए या इनफॉर्मल आए, लेटर्स में मैक्सिमम मार्क्स की जो लिमिट है वो आप मान के चलिए 6 मार्क्स है। और इसको तैयार करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बता चुका है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी लेटर्स यदि आप तैयार कर रहे हैं तो हमें वन साइड फॉर्मेट का पालन करना है। हमें वन साइड फॉर्मेट को ही यूज़ करना है, हमें वन से अदर साइड पे नहीं जाना है। और वन साइड फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमें ये प्रयास करना है कि हमारा जो लेटर है, लेटर एक तरफ से ही शुरू हो और एक तरफ से ही एंड हो। अब फॉर्मेट में देख लेते हैं कि किन बातों को विशेष ध्यान रखना है और हम कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जो मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से नंबर कम हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि ये हमने एक बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स आप सपोज़ करिए कि ये आपका एक पेज है। तो पेज में जो भी हमारी मार्जिन लाइन होगी या जो हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर साइड होगा, हमें अपने जो लेटर की शुरुआत करनी है, बिगिनिंग करनी है, वो वहीं से करनी है। तो सबसे पहले हमें लिखना है एड्रेस ऑफ द सेंडर। एड्रेस ऑफ द सेंडर बच्चों को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से ही लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पे 2 लाइन के आपके हो सकते हैं, 1 लाइन का भी हो सकता है और एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पे कंडीशन दी रहती है जिसमें लेटर्स में साफ दिया रहता है कि एड्रेस क्या है और सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे पढ़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारा सेंडर कौन है। जो भी हमारा सेंडर होगा हमें उसका यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो जो भी एड्रेस होगा वो हम सपोज़ करें कि 1 से 2 लाइन में हमारा कवर हो जाना चाहिए एड्रेस, वो भी लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर साइड पे। तो ये लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ही है, हमें वहीं से स्टार्ट करना है। एड्रेस हम लिखेंगे, उसके बाद जो भी सिटी नेम मेंशन है क्वेश्चन में हमें वो लिखना है। और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सपोज़ कर सकते हैं, परंतु यदि क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें वही कंडीशन को यूज़ करना है। उसके बाद डेट यहाँ पे वो वाली डेट आएगी जिस डेट पर आप जो है अपने लेटर को तैयार कर रहे हो, वो वाली डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमें टू लिखना है, टू के बाद कॉमा, देन आफ्टर हमें लिखना है नेम ऑफ द रिसीवर। कभी-कभार एग्ज़ाम में रिसीवर का नाम भी दिया रहता है या नाम नहीं दिया तो उसकी पोस्ट दी रहती है, तो हमें उसकी पोस्ट अगर दी हुई है तो हमें पोस्ट लिखना है, अगर उनका नेम दिया हुआ है तो हमें उनका नेम भी लिखना है। वहाँ पे हमें पहले ये देख लेना है कि रिसीवर के बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में आई हुई है। उस हिसाब से हमें उसे फ़ॉलो करना है। तो सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे रिसीवर का नेम दिया हुआ है, तो हम यहाँ इस जगह पे टू के जस्ट नीचे हम उनका नेम लिखेंगे। यदि नहीं दिया है और कोई डेज़िग्नेशन दी है, डेज़िग्नेशन कई हो सकती है क्योंकि जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, तो फॉर्मल लेटर्स पूरे ऑफ़िशियल लेटर्स जो होते हैं, वो सारे फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ डेज़िग्नेशन बच्चों लिखना होता है। डेज़िग्नेशन भी हमेशा हमारे जो है क्वेश्चन पेपर के कंडीशन में दिया होता है। तो यदि जो डेज़िग्नेशन दिया हुआ है, सपोज़ वहाँ पे कोई एडिटर का नेम दिया हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, या फिर वहाँ पे दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द स्कूल प्रिंसिपल, या राइट अ लेटर टू द हेड मास्टर, राइट अ लेटर टू द ऑडिटर। तो किसी भी प्रकार का जो भी पोस्ट वहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन दिया हुआ है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट दिया हुआ है, या टू द
कलेक्टर दिया हुआ है, कुछ भी पोस्ट वहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हमें वो डेजिग्नेशन में लिखना होता है। उसके बाद बच्चों आता है एड्रेस, और एड्रेस में हमारा जिसका हम डेजिग्नेशन लिख रहे हैं उसका ही एड्रेस यहाँ पर आएगा, या जिसका हम यहाँ पे रिसीवर का नेम लिख रहे हैं उनका ही एड्रेस यहाँ पर आता है। तो ये भी बात हमें विशेष ध्यान देनी है। इस एड्रेस और इस एड्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत टोटल डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ऊपर जो टॉप पे एड्रेस आता है वो एड्रेस वो वाला एड्रेस आता है जो लिखने वाला होता है लेटर, मतलब जो राइटर है वो पर्सन जो उसका जो एड्रेस होगा प्रॉपर एड्रेस वो आएगा। मतलब यहाँ पर सबसे टॉप पे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना है जो पत्र का लिखने वाला है, और सेकंड नंबर पे जो एड्रेस आएगा वो उसका एड्रेस आता है जो उस पत्र का रिसीवर है, यानी कि प्राप्त करने वाला है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में समटाइम्स दोनों के एड्रेस आते हैं, दोनों के नाम भी आते हैं। तो जब हमें पास दोनों का नाम दिया रहता है तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इसमें रिसीवर कौन है और इसमें इसका सेंडर कौन है। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें रिसीवर का और सेंडर का दोनों का नेम उसमें अलग से ही समझ में आ जाता है। उस हिसाब से हमें ये अपने ऊपर वाले पोर्शन को तैयार करना है, विद एड्रेस करना है और विद डेजिग्नेशन भी करना है। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें जो ध्यान देना वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि हमें किस सब्जेक्ट पर अपने लेटर को जो है तैयार करना है। तो जो भी हमारा यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम अपना यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे। कई बार कंप्लेन लेटर्स होते हैं तो हमें वहाँ पे कंप्लेन के बारे में बताना पड़ेगा, या मान लीजिए हम अगर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ही लेटर लिख रहे हैं और उनसे किसी चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं तो हमें वो बताना पड़ेगा, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को लिख रहे हैं और उनसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर उसका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी रहती है, हमें उसी को फॉलो अप करना है। उसके ठीक नीचे हमारा आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में बच्चों हमें यहाँ पे हम चाहें तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते तो हम ओनली सर और मैम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिस्पेक्टेड वर्ड इंक्लूड होता है। तो सैल्यूटेशन हम अपने हिसाब से यहाँ पे सर या मैम जो हमें लगेगा हम वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कंटेंट, जो ये मेन पार्ट होता है। ये यहाँ पर आपका जिस विषय पर आप अपने पत्र को लिख रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर विशेष दी जाती है, और यहाँ पे उन्हीं बातों का रखा जाता है जिस विषय बिंदु पर आपको अपने पत्र को तैयार करना है। तो यहाँ पर मेन कंटेंट आता है आपके लेटर का, और इसमें आपकी लैंग्वेज पर भी कमांड किया जाता है कि बच्चों किस प्रकार से अपने वर्ड पावर को यूज़ कर रहा है और किस प्रकार से वो अपने यहाँ पर टॉपिक को अपने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है कि सामने वाला उसकी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। तो यहाँ पर उसका मेन कंटेंट देखा जाता है लेटर का। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमें एंडिंग इसी प्रकार से करना है, थैंकिंग यू। उसके जस्ट बाद हम चाहें तो हम योर सिंसियरली या ट्रूली इस प्रकार के वर्ड्स लिखकर हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वाला सेक्शन तैयार करते हैं। और लास्ट पर हमें लिखना है बच्चों लेफ्ट हैंड कॉर्नर ही साइड पे, ना कि राइट हैंड साइड पे। हमें यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ द सेंटर। सेंटर का नेम मतलब कि जिसने पत्र को तैयार किया है उसका क्या नाम है। यदि क्वेश्चन पेपर में उसका नेम मेंशन है तो हमें वो नेम ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन नंबर में हमारा सिग्नेचर हम अपने हिसाब से जो भी लिखने वाला सेंटर होगा वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे पुट अप करेगा। और अगर हम एग्ज़ाम में हमें किसी की बस नाम दिया हुआ है तो हम सिर्फ उस सेंटर का नेम लिखकर उसको क्लोज कर देते हैं। और यदि पोस्ट दिया है तो हम यहाँ पे उसके सिग्नेचर करते हैं, अन्यथा हमें सिग्नेचर करने का यहाँ पे कोई भी अनिवार्य नहीं होता। जब हम ओरिजिनल वे पे लिखते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंडर लिख रहा है तो हम वहाँ पर अपना सिग्नेचर सेल्फ करेंगे। बाकी हमें एग्ज़ाम में यहाँ पे सिग्नेचर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें मालूम होना चाहिए कि इस जगह पर सिग्नेचर भी पुटअप किए जाते हैं। तो ये ओवरऑल ये एक इस तरीके से फॉर्मेट को तैयार किया गया है, और इस तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो करके ही आपको अपनी कॉपी में जब आप किसी भी टॉपिक पर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इन बातों को हमें विशेष ध्यान देना होता है बच्चों। और इस हिसाब से ही आपको जब आप ध्यान देंगे तो आपको वन साइड फॉर्मेट को यूज़ करना है। उसके बाद आपका जो लेटर की कंडीशन है, कंडीशन में जितनी भी चीज़ें मेंशन है उन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। और सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद जब आपका ओवरऑल कंप्लीट एक लेटर तैयार हो जाए तो इसका जो
आपकी कॉपी में जिस प्रकार से उसका व्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से ही दिखना चाहिए। यदि सपोज मान लीजिए ये हमारा पेज है और हमने अपना एक लेटर तैयार कर रखा है, तो उसका टॉप टू बॉटम जो है इस प्रकार से वन साइड से ही शुरू होकर वन साइड पर ही उसकी एंडिंग होना चाहिए। और इन सारी बातों को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम ये पूरा पोर्शन हमें क्वेश्चन ही दे देता है, क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। यदि हम उसको अच्छे से रीड करते तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल तो लेते हैं, परंतु उन्हें लिखना कैसे है हम ये भूल जाते हैं। हम कई बार एड्रेस यहाँ लिख देते हैं सेंटर का और रिसीवर का एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं, कई बार बच्चे एंडिंग में भी लिख देते हैं। तो ये मिस्टेकन नहीं होना चाहिए। हमें सारी चीज़ों को कहाँ पे लिखना है वो व्यवस्थित हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा तभी हमारा फॉर्मेट सही बनेगा। और यदि हमने अपने फॉर्मेट को ज़रा सा भी गलत किया है तो आपके निश्चित नंबर, आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर इसमें भी डिवीज़न होते हैं। यदि हमने अच्छे से अपने लेटर को तैयार किया है और हमारा फॉर्मेट भी सही है तो हर बच्चा जो है लेटर सेक्शन में भी अपने पूरे, यदि उसमें 6 मार्क्स हैं तो वो कंप्लीट 6 मार्क्स को भी गेन कर सकता है। लेकिन यदि उसने लैंग्वेज भी सही नहीं लिखी प्लस उसका फॉर्मेट भी नहीं है तो गलती हो जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पर तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस टॉपिक पर लिख तो नहीं पा रहे, परंतु यदि बच्चों को फॉर्मेट मालूम है कि सेंडर का एड्रेस इस जगह पर लिखना है और उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है, और उन्होंने अगर इतना पोर्शन और ये इसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है और लास्ट पोर्शन भी यदि कंप्लीट किया है प्लस वन साइडेड लिखा है, तो उनको अगर ये 6 मार्क्स का है तो भी उसमें उनको 3 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। यदि आपने फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बनाया है तो भले ही आपके कंटेंट में लैंग्वेज मिस्टेक है, आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को नहीं यहाँ पे कवर किया, तो भी आपके नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ आपको, अगर आपने पूरा कंप्लीट किया है तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। तो इसीलिए हमें बच्चों फॉर्मेट को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि हमसे मेन बॉडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी जा रही है परंतु हमने फॉर्मेट सही बनाया है तो आपको इसमें कुछ नंबर तो मिलते ही हैं। और यदि हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया है तो हमें बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इजी होते हैं और लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसकी क्वेश्चन से ही हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें इन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। वन साइडेड फॉर्मेट को हमें यूज़ करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये निश्चित आते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। आपके जो लेटर जो आपका होता है वो राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। और आपके 4 स्किल्स होने हैं, 4 सेक्शन पे डिवाइड होकर आपका जो है इंग्लिश का पेपर बनता है, जिसमें से रीडिंग होता है, फिर उसके बाद राइटिंग होता है, फिर ग्रामर और लास्ट में टेक्स्ट बुक होता है। तो ये जो 2nd नंबर का सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन, ये उसको कवर करता है। उस पर ही आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रकार से फॉर्मेट इसका समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, यानी कि हम ये जानेंगे कि यदि हमारे पास कोई कंडीशन दी गई है और हमें फॉर्मल लेटर बोला गया है तो हम किस प्रकार से उसको लिखेंगे, किस प्रकार से उसे तैयार करेंगे। आगे वाले वीडियोज़ में आपको ये भी पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स पर हमसे फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं और किन किन लेटर्स टॉपिक पर हमें इनफॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम में दोनों ही टॉपिक, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टॉपिक जो है बिल्कुल कंपलसरी पूछे जाने टॉपिक वाले हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। और यदि हम इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो हमारे नंबर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नो डाउट इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से इनको सीख लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेटर से रिलेटेड, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक में वीडियोस लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।